हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों के डिफरेंस देख चुके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख चुके थे, किस तरीके से मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होते हैं ये भी देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि जो ये मेटल है वो मिलता कहाँ से है? भाई कहाँ से आता है मेटल? आयरन है ना, ये मेटल टिन है, ये सब आ कहाँ से रहा? एल्युमिनियम है, आपके घर में इतने बर्तन है, बहुत सारे मेटल है ना, तो ये सब आ कहाँ से रहे हैं? तो ये हमें कहाँ से मिलता है? हमारी धरती माता से, यानी कि अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, तो हमें जो मेटल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट यानी कि जो हमारे अर्थ का आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो बाहरी परत है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और उसी क्रस्ट में ये क्या रहते हैं? हमारे सारे के सारे मेटल्स रहते हैं। हम उनको वहीं से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं मिनरल फॉर्म में। किस में रहते हैं? मिनरल फॉर्म में रहते हैं। ठीक, सो ये मिनरल क्या है अब, है ना भाई? अर्थ क्रस्ट में मिनरल रहता है, मैं बता रही हूँ अर्थ क्रस्ट में मेटल रहता है, फिर मैं कह रही हूँ मिनरल रहता है। तो ये मिनरल एक्चुअली क्या है? बेसिकली जो ये मेटल्स हैं ये हमको मिनरल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये मिनरल क्या होता है, तो मिनरल आर नथिंग बट एलिमेंट्स या कंपाउंड फाउंड naturally in the earth। ठीक है, या अर्थ क्रस्ट कह लो। कई बार सी में भी मिलता है तो अर्थ भी आप कह सकते हो। ठीक है, सो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स हैं वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जो हमको नेचुरली नेचुरली हमको कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। ठीक है, ये क्या हुआ? मिनरल हुआ, यानी कि मेटल जो है वो हमको एज अ मिनरल मिलते हैं। अब समझिए, क्या इतना बड़ा अर्थ है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अर्थ है, तो पूरा ही अर्थ क्रस्ट पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम हर जगह से मेटल को निकाल सकते हैं? हर जगह के मिनरल्स को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, कई जगह होगा ये कि मिनरल्स में कई जगह मेटल्स ज़्यादा होंगे, कई जगह बहुत कम होंगे। ठीक है, तो अब हर जगह का तो आप नहीं निकाल सकते ना। तो वो मिनरल्स जिसमें से आप मेटल निकाल सकते हो, या यूं कहें जहाँ पे मिनरल्स में जहाँ मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, और वो क्या है? ओर्स। ओर्स। ठीक है, तो यानी कि और क्या चीज हो गया? और इज अ पार्ट ऑफ मिनरल। ठीक है, और क्या है? मिनरल का ही पार्ट है। ठीक है, यहां क्वांटिटी ऑफ मेटल इज मोर, यानी कि मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है। दूसरी चीज, आप मेटल को प्रॉफिटेबली मिनरल से अगर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उससे बाहर निकाल पा रहे हैं, तभी हम उनको और कहेंगे। अब देखिए, आप मान लो आयरन निकालना चाहते हो, आपकी एक इंडस्ट्री है और आप उस इंडस्ट्री में आयरन यूज करते हो। ठीक है, तो आप आयरन कहाँ से और से निकालना चाहते हो? अब मान लीजिए जिस जगह पे है, वहाँ जहाँ पे मिनरल है वो, उसमें जो आयरन की मात्रा है, आयरन की क्वांटिटी है एक पर्टिकुलर अर्थ क्रस्ट के जगह पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आयरन कम है और आप चाहोगे कि भाई मैं उसमें से आयरन निकाल लूँ और उसको मैं यूज़ करूँ आगे अपनी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, तो देखिए अब भाई उसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी मशीनरी की ज़रूरत होगी, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होगी, सबका कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे सबको, है ना। तो आप ये समझिए कि जब आप उनको पैसे दे रहे हैं और उसके बाद जो अमाउंट निकल के आपके पास आया, जो आयरन आपको निकल के आया, पता चला वो उतना नहीं है जितना आप ऑलरेडी खर्च कर चुके, जितना आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या आप वहाँ से निकालेंगे मिनरल? क्या आप वहाँ से मेटल निकालेंगे? नहीं, आप नहीं निकालेंगे। भाई कौन नुकसान झेलना चाहता है? कोई नहीं, है ना। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओर्स वो है जो हम प्रॉफिटेबली उसको निकाल सके। ओर्स से रिलेटेड एक और टर्म क्या है? प्रॉफिट। यानी कि अगर वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सके
तभी हम उनको ओर्स कहेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज जो और एक है और के बारे में, वो है इजी एक्सट्रैक्शन। इजी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है भाई, ओर्स हम तभी कहेंगे। देखिए ओर्स क्या है, मिनरल का एक पार्ट है, ठीक है। ओर्स में मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ओर्स को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी क्वालिटीज, ये जो 4 मैंने यहाँ पे क्वालिटीज लिखी है, अगर वो मिनरल में है तब हम उसको क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। और ओर से ही बेसिकली मेटल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। ओर से ही मेटल हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि ये जो ओर है बस इसमें मेटल ही है, हम बस उसको ओर को लिए और मेटल निकाल लिए, हो गया? नहीं, ये जो ओर भी है ना, ये आप इसको कह सकते हो कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है, ठीक है। एक तो भैया हो गया मेटल वाला पार्ट, ठीक, मेटल रिलेटेड पार्ट, और दूसरा है इम्प्यूरिटीज, ठीक है। मेटल रिलेटेड पार्ट क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेटल जो है, देखिए आपको पता है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है ना। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल की अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी होती है ना। कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं रिएक्टिव, है ना। तो अब क्या होगा, ये मेटल क्योंकि अर्थ क्रस्ट में है और ये बहुत सारे दूसरी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने प्योर फॉर्म में ना रह के, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे। हो सकता है वो ऑक्साइड फॉर्म में रहे, हो सकता है वो सल्फाइड में रहे, कार्बोनेट में रहे, ठीक है, क्लोराइड में रहे। इसीलिए मेटल क्या है, प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं। सो ये मेटल किस में हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट, इस तरीके से ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ओर है वो, उसमें क्या हो सकता है, मेटल भी है और उसमें डेफिनेटली और क्या रहेगा, अब इम्प्यूरिटी भी रहेगा। इम्प्यूरिटी मतलब क्या रह सकता है, उसमें रह सकता है सैंड, सॉइल, रॉक, है ना, डस्ट, कुछ भी कह लो, तो ये उसमें रहेगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ओर है किसका पार्ट है, मिनरल का। अगर मिनरल में से हमने प्रॉफिटेबली इजिली मेटल को अगर हम निकाल सकते हैं, देन इट इज ओर। नाउ दिस ओर ऑल्सो कंटेन 2 थिंग्स। एक जो है मेटल वाला पार्ट है भाई, बट नॉट इन अ प्योर स्टेट। मेटल जो है वो अपने प्योर स्टेट में नहीं रहेगा, किसी ना किसी दूसरे के साथ वो कंपाउंड बना के होगा, क्योंकि वो रिएक्टिव है, राइट। उसके अलावा हमारे पास जो इम्प्यूरिटी है, जैसे कि मट्टी, रेत, पत्थर, ये सारी इम्प्यूरिटी उसमें मिली हुई होगी। हमको इन्हीं को क्या करना है, अलग करना है। उसके बाद पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों को अलग करना, सेपरेट करना, भैया तुम इम्प्योरिटी हटो यहाँ से। उसके बाद हमको मेटल चाहिए, ठीक है। तो इस इम्प्योरिटी को हम हटा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, मेटल को हम ले आएंगे किसी भी फॉर्म में, जिस भी कंपाउंड में है वो उसमें, और उसके बाद उन कंपाउंड से हम अपना जो प्रॉपर मेटल है उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम ओर से मेटल को निकाल रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर इज नोन एज मेटलर्जी। यानी कि हम अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी, ठीक है, समझ में आया। सो ओर से मेटल्स को निकालना, मेटल्स को बाहर निकालना इज कॉल्ड मेटलर्जी, ओके। नाउ सी, अब इस मेटलर्जी के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, या फिर एक्सट्रैक्शन के जो है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। लेट अस सी दैट। तो हम इसको 5 स्टेप में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम 5 स्टेप में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, अब एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग, उसी को ही हम ग्राइंडिंग भी कहते हैं। सेकेंड स्टेप है
या उसी को ही आपके बुक में जो लिखा है वो है एनरिचमेंट। थर्ड है रिड्यूसिंग, कन्वर्टिंग द ओर इनटू ऑक्साइड। Then we have reducing, and the last one is refining, refining of metal। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, बहुत बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। सबसे पहले अब देखिए, आप जब इन ओर को निकाल के लाते हैं तो ये बड़े बड़े पत्थरों के, चट्टानों के रूप में हो सकते हैं, छोटे बड़े बड़े जैसे भी है ना, ये उसके फॉर्म में होंगे। अब आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको यूज नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो पत्थर है, ये जो चट्टान है, उनको आपको क्या करना है, क्रश करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और तभी आप इनमें से जो गिट्टी, पत्थर और ये सैंड, ये सारी चीजें हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकोगे। एक चीज जो मैं बताना भूल गई वो ये कि ये जो इम्प्योरिटीज है ना, जो इम्प्योरिटीज थी, इसके पहले जो सैंड वाली इम्प्योरिटी थी ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम कहते हैं गैंग, GANGUE। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले उसमें बताना भूल गई, है ना। इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इम्प्योरिटी के साथ जो ओर है, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड, और ये जो इम्प्योरिटी से साथ में मिली हुई जो ओर है, उसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे या ग्राइंड करेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े करने हैं। ठीक है, जैसे आप चक्की में आटा पीसते हैं ना, उसको क्या करते हैं, गेहूं को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पीसेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, किसको, अपने ओर को। तो हमारा ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, ऑफ ओर या ओर्स। अब देखिए, जो आपके पास जो मान लीजिए आपके पास जो ये क्रश करने के बाद जो ओर आया, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें मेटल वाला पोर्शन भी है और डस्ट भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कलर से दिखा रखा है, डस्ट या इम्प्योरिटी से गैंग जो है। ठीक है, मान लीजिए ये ब्लू कलर का क्या है, गैंग है, और ये रेड कलर का आपका मेटल वाला पार्ट है जो आपको चाहिए। ठीक, तो अब आपको इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, इन दोनों को अलग करना है। इसीलिए अब इन दोनों को अलग करना है, मतलब तो फिर अलग करने का टाइप का नाम कुछ होना चाहिए ना। यहाँ तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट क्यों लिखा है। बेसिकली हम किस पे फोकस्ड हैं, हमें अभी हमारे जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो क्या है, वो है मेटल है। और इस इस जो ये ओर है, ओवरऑल ओर है, इसमें तभी दोनों चीजें हैं। तो इस ओर में हम जिसमें इंटरेस्टेड है, किसमें, मेटल वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड है, उसका हमको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, ये देखो मैंने ब्लू वाला पार्ट हटा दिया, यहाँ से आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ ओर का, है ना। मेटल क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। तो यानी कि हमको क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कि अब हमारे इंटरेस्ट की चीज जो मेटल है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमको बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा कि हम उसमें से इम्प्योरिटीज को, यानी कि जो गैंग है, उसको निकाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड मेटल्स आ जाएगा। ठीक है, उसी को ही हम एनरिचमेंट कह रहे हैं। किस चीज को एनरिच कर रहे हैं भाई, जो मेटल वाला पोर्शन है, जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, यानी उसकी क्वांटिटी उस ओर में बढ़ा रहे हैं। और वो कैसे बढ़ा रहे हैं, बेसिकली उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, हम इम्प्योरिटी को हटा दे रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारे लिए, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, या एनरिचमेंट, आपके बुक में इसको एनरिचमेंट के नाम से दिया हुआ है। अब ये भी जो है ना, ये आपके पास जो है 4 प्रोसेस में है। ठीक है, 4 प्रोसेस से आप, वैसे तो बहुत से प्रोसेस है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट जो है 4 प्रोसेस है। जैसे कि आपके पास है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, और लास्ट है केमिकल लीचिंग। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन के या एनरिच करने के, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ओर में से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमारे पास ये कुछ प्रोसेस है। क्या क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और केमिकल लीचिंग।
इसको देखेंगे, ठीक है, बाद में। नाउ अब जब हमारे पास से ओर में से वो चला गया, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटी है या सिंपल वर्ड्स में जो है गैंग जो है वो चला गया, अब हमारे पास मेटल बचेगा। मेटल कैसे होता है? मेटल हमारे पास मैंने बताया प्योर फॉर्म में तो होता नहीं है, ठीक है। किस में हो सकता है? ऑक्साइड में हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। और भी जिसके साथ वो कुछ भी कंपाउंड बना सके, वो उस फॉर्म में जो भी आसपास अवेलेबल होगा उसको उसके फॉर्म में वो उसके रेस्पेक्टिव कंपाउंड बना सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। ईजी किससे एक्सट्रैक्ट करना होता है? मेटल ऑक्साइड से हमारे लिए थोड़ा ईजी होता है, थोड़ा मतलब इनके कंपैरेटिव काफ़ी ईजी होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए, ऑक्साइड में टर्न हो जाए, ठीक है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो मेटल के जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनको हम किसी तरीके से मेटल ऑक्साइड बना सके। तो हमारा अगला स्टेप वही है, कन्वर्टिंग द ओर टू ऑक्साइड, यानी जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक बार जब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको उस ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। रिडक्शन मतलब रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एंड देन लास्ट में हमारे पास रिडक्शन के बाद क्या बचेगा, मेटल बचेगा। लेकिन इसमें भी कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जिसको हम एकदम प्योर मेटल पाने के लिए उसको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। द वेरी लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। एक बार देख लेते क्या क्या किया हमने। सबसे पहले जो बड़े पत्थर से ओर थे उसको क्या किया हमने, क्रश किया, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हम अब इनको ओर को सेपरेट करना है, ओर में से गैंग को और मेटल वाले पार्ट को सेपरेट करना है। तो यानी कि हमको उनको एनरिच करना है या उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। किससे होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फोर्थ रोटेशन है, हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन है, केमिकल लीचिंग है, ठीक है। बेसिकली इनकी केमिकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी और जो मेटल वाला पार्ट है यानी मेटल है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस लगा के उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक बार जब सेपरेट हो गया तो हम ट्राई करेंगे कि उस ओर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ऑक्साइड में, एंड वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, एंड आफ्टर रिडक्शन व्हेन वी हैव गॉट द मेटल एंड टू गेट मोर प्योर मेटल हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। तो यही सारे प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। अब आप ये समझिए कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको पता है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। फिर बीच वाली चीज़ें हैं लाइक जिंक, लेड, एंड देन यू हैव आयरन, ये मिडिल में है ना, ये थोड़ी सी कम रिएक्टिव है। और नीचे जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इनफैक्ट ये इतने कम रिएक्टिव है कि आपको प्योर स्टेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है। आप इनको प्योर स्टेट में भी ज़मीन से खोद के, अर्थ क्रस्ट से खोद के, एज अ प्योर स्टेट आपको ये मिल सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं है तो दे डोंट फॉर्म एनी काइंड ऑफ कंपाउंड विथ अदर थिंग्स, ओके। सो अब इनके तीनों के ये तीन मतलब कौन से, जो हाईली रिएक्टिव है, जिनका रिएक्शन मिडिल में आता है, और जो लो रिएक्टिव है द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये तीनों जो रिएक्टिविटी मतलब जो 3 तरीके के जो मेटल्स आ रहे हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने का वो मेथड भी अलग अलग होता है। तो यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, यानी कि और से इम्प्योरिटीज़ तो सब हम हटा लेंगे, और से इम्प्योरिटीज़ हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ चेंज आएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि का जो है, जो मिडिल ऑफ द सीरीज आते हैं, ठीक है, वो लोग कैसे होते हैं, वो एकदम ज़्यादातर कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म करते हैं, ठीक। तो अब उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, उनको ऑक्साइड में डालने का तरीका अलग है, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम ऊपर आते हैं, ठीक है, उनको उनका तरीका अलग है एक्सट्रैक्ट करने का, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हम देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, ग्राइंड करना यानी क्रश करना, बस तोड़ना, उनको पीसना, बस। ये वाले जो 4 प्रोसेस हैं वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद एक एक करके ये देखेंगे कि हाईली रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी, जो हम देख रहे थे एनरिचमेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के जो मेथड थे, है ना, वो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड्स हैं जो एनरिचमेंट के या कॉन्सेंट्रेशन के, ये बेसिकली ओर की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ओर में से मेटल और जो इम्प्योरिटीज़ है, गैंग है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं इसमें जो मेथड यूज़ हो रहे हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटी सेपरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन मतलब कि ग्रेविटी की वजह से ही वो दोनों अलग होंगे, इम्प्योरिटी और मेटल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से इसमें की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, वेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल है ये, इसमें ऐसे स्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसमें इम्प्योर या ओर कहें क्रस्ट ओर वाटर के साथ इसको मिला के डालेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखिए रेड और ब्लू मैंने दोनों ही बना रखे हैं। तो अब जिस किसी की भी डेंसिटी या मैं यूँ कहूँ जिस किसी का भी वेट ज़्यादा होगा, फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे ओर का वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ओर है वो इस स्लॉट्स में यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वेट ज़्यादा है तो वो ऊपर फ्लोट नहीं करेगा। जहाँ भी उसको ये जो ये यहाँ पे जो उनको मिल रहा है, जो उनको गड्ढा से मिल रहा है ना, ये वाला जो एरिया मिल जा रहा है उनको बैठने के लिए, स्लॉट मिल जा रहा है, वहाँ पे वो बैठ जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए मेटल वाला पार्ट है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से अलग हो जाएगी। तो बाद में हम इन स्लॉट्स में जो इकट्ठा हुए ओर्स के जो मेटल वाले पार्ट है उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में हम इसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं, फर्दर इन पे प्रोसेस कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा जो मेटल वाला पार्ट है वो लाइटर हो और जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि स्टोन ही है मान लो उसमें, है ना, सैंड है, तो वो हैवियर हो सकता है, तो वो यहाँ पे बैठ जाए और हम क्या करें, बाकी जो हमारे पास मेटल आ रहा है, प्योर मेटल, उसको हम इस तरीके से किसी कंटेनर में उसको क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो ये हम उनके वेट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को और हमारे मेटल्स को, ठीक। सो ये क्या था, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि मेटल्स की या ओर्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसमें इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे, जैसे मान लो आयरन का ही कोई ओर है आपके पास, आपने इसको क्रश कर लिया, अब उसमें आयरन के ओर के अलावा इम्प्योरिटी रहेगी, वो इम्प्योरिटी सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है। उसको हमने क्या किया, इस दो रोलर है हमारे पास, ये वाला रोलर हमारा है मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। अब इसको नॉन मैग्नेटिक रोलर, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं और ये बेल्ट जो है उसके ऊपर, रोलर के ऊपर लगी हुई है। इस बेल्ट पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे वो जो पाउडर ओर है वो डाल देंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, ये बेल्ट जब आगे मूव कर रही है ना, ये बेल्ट जब ऐसे आगे मूव कर रही है, तो जो जो मैग्नेटिक नहीं है, यानी कि समझ लीजिए मैं सॉइल की बात करूँ, सॉइल पार्टिकल या सैंड पार्टिकल की बात करूँ, चूंकि वो मैग्नेटिक नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो रोलर से चिपकी रहे, तो वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ गिर जाएगी। लेकिन जो मैग्नेटिक है, जैसे कि अगर उसमें आयरन पीसेस हैं तो वो रोलर से चिपके रहेंगे, है ना, रोलर के साथ कन्वेयर बेल्ट से वो चिपके रहेंगे, और जैसे ये बेल्ट आगे बढ़ेगी, जैसे वो रोलर को छोड़ेगी, ये बेल्ट आगे बढ़ेगी, वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और उनको कलेक्ट कर लेंगे या काफी दूर गिरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल को और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है, बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रोथ क्या है, जो झाग बनता है उसको हम फ्रोथ कहते हैं। साबुन में सब लगाते हो, कपड़ों में जो झाग बनता है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रोथ कह रहे हैं। सो फ्रोथ फ्लोटेशन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वेटिंग प्रॉपर्टी पे, वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर। देखो क्या होगा, इसमें हम क्या ले रहे हैं, वाटर और पाइन ऑयल, ठीक है। पाइन ऑयल बेसिकली यूज हो रहा है वो फोम बनाने के लिए या फ्रोथ बनाने के लिए, ठीक है। सो अब क्या होगा, मान लीजिए इसमें ऐसा ओर है, इसमें ऐसा मेटल है जो पानी के साथ उनके साथ कांटेक्ट या डिसॉल्व नहीं होता है। देखो इसमें दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको पानी से डर हो, ठीक है, जिनकी एफिनिटी पानी की तरफ ना हो, और हाइड्रोफिलिक मतलब जिनकी एफिनिटी पानी की तरफ हो। तो दो चीजें हो सकती है, यानी और में तो ऑब्वियसली क्या है, इम्प्योरिटी भी है और मेटल भी है। तो इस तरीके से इसको चुना जाएगा कि एक उसमें से एक की एफिनिटी पानी की तरफ हो और एक की एफिनिटी ना हो। जिसकी एफिनिटी है, जो अट्रैक्टेड होगा पानी की तरफ, उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो अट्रैक्ट नहीं होगा, उससे अभी जाएगा, जो उसको रिपेल करेगा, उसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक।
तो मान लीजिए जो सल्फाइड ओर्स रहते हैं ना, उसमें सल्फाइड की टेंडेंसी पानी में घुलने की नहीं होती है, तो सल्फाइड जो है वो हाइड्रोफोबिक की तरीके से काम करेगा, लेकिन वो पानी के झाग बनाने का काम जरूर कर सकता है पाइन ऑयल के साथ मिलके। तो मान लीजिए हमने कोई भी ओर लिया है जो कि सल्फाइड ओर है और उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो अब ये जो सल्फाइड ओर होगा वो क्या करेगा देखते हैं। हमने क्या लिया, ऐसा पाइन ऑयल और वाटर लिया है और इसी में हमने पाउडर ओर को मिला दिया है जिसमें कि इम्प्योरिटी भी है और सल्फाइड भी है, ठीक है, सल्फाइड ऑफ मेटल्स भी है। अब जब हमने इसमें मिला दिया है, अब बहुत तेज क्या करेंगे हम इसमें एक उसको स्टीयर करेंगे, या आप यूं कर लो कि इसमें कंप्रेस्ड एयर को डाल दो तो भी वही काम करेगा। कंप्रेस्ड डालोगे तो वो आपस में कैसे स्टीयर होगा और वो क्या हो जाएगा, झाग बनाना शुरू करेगा, ठीक है। अब जो ये झाग बनेगा ना, तो ये जो झाग बन रहा है, इस झाग में जो वेटिंग प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है उसके वजह से झाग में सल्फाइड आ जाएगा। तो इस झाग में क्या हो जाएगा, सल्फाइड के पार्ट्स आ जाएंगे और जो नीचे वाटर है उसमें वो घुला हुआ रहेगा, इम्प्योरिटी घुली हुई रहेगी। अब इसको क्या करेंगे, हम किसी तरीके से एक दूसरे कंटेनर में इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। किसको, जो झाग है जिसमें सल्फाइड है, जिसमें हमारा इंटरेस्टेड मेटल है, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हो मेटल, जिसमें हम उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे और बाद में इसको हम सेपरेट करते रहेंगे। तो इस तरीके से इनकी वेटिंग प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये गैंग और जो ओर है यानी जो मेटल वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे तीनों थी जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा था सेपरेशन। एक देखते हैं जिसमें कि सेपरेशन जो है केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है और उसका नाम है केमिकल लीचिंग, ठीक है। क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप घर में क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, ठीक है, सबने चाय बनानी देखी होगी, है ना, बनाते नहीं होगे तो देखे तो होगी, आपकी मम्मा लोग बनाते होंगे, है ना। चाय बनाते हैं, मान लीजिए हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, पानी में हमने चाय पत्ती डाली, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो चाय पत्ती है डालने के बाद पानी का कलर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक। तो अब इसमें क्या करते हैं, उस चाय पत्ती को आप समझिए कि वो ओर है, ठीक है। चाय पत्ती क्या है, ओर है, जिसमें कि इम्प्योरिटी भी है और हमारा जो रिक्वायर्ड मेटल है वो भी है। पानी जो है सॉल्वेंट है, जो केमिकल है जो हम इस प्रोसेस में यूज करने वाले हैं। और जो चाय पत्ती डालने के बाद उसमें जो कलर आ रहा है ना, चाय के पानी में जो कलर आ रहा है, वो जो कलर जिस पार्टिकल की वजह से आ रहा है वो हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस भी वैसा ही होता है। हम इसमें यहाँ पे एक लेते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, ये हमारा क्या है, वाटर है जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है, बस इसको समझते चलिए। ये पाउडर क्या है, टी है, टी लीफ, ठीक है, टी लीफ है। अब जब हम इसको घोलेंगे तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं इस सॉल्वेंट की कि जो मेटल वाला पार्ट है वो उसमें सॉल्युबल हो, ठीक। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अब क्या होगा, जो चाय पत्ती घुलने के बाद पानी का कलर जो चेंज हुआ हमें वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो पानी के कलर में घुल गया है मेटल हमें वही रिक्वायर्ड है, हमको वही चाहिए। और जो ऊपर अब वेस्ट चाय पत्ती रह गई, अब जो चाय पत्ती रह गई है वो क्या है, ओर का इम्प्योरिटी है, हमको वो नहीं चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, हम क्या चाय पत्ती पी जाते हैं, नहीं ना, हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं और उस चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे यूज की नहीं है, वो क्या है, वो गैंग है, वो इम्प्योरिटी है। अब ये चाय को हम पीते हैं। उसी तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि हमने क्या किया, अपने पाउडर्ड ओर को केमिकल में, ऐसा केमिकल जिसमें वो मेटल वाला पार्ट डिसॉल्व हो सके, वैसा एक सॉल्वेंट ले लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने पाउडर ओर को मिलाया। अब वो पाउडर ओर ऐसा होना चाहिए सॉल्वेंट कि वो मेटल को अपने में डिसॉल्व कर सके। तो अब जो नहीं डिसॉल्व होगा वो क्या बचेगा, वो क्या रहेगा, चाय पत्ती, यानी कि जो इम्प्योरिटी है वो नहीं डिसॉल्व होगी। आपको अब क्या करना है, अब इसको लेके आपको एक छन्नी से इसको बस छान देना है, ठीक है। तो जब आप इसको छान रहे हैं इस तरीके से, मान लिया आप छान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, ये आपके पास इम्प्योरिटी बच जाएगी और ये जो नीचे पानी जैसा आया, जो सॉल्वेंट आया जिसमें कि मेटल भी डिसॉल्व है, इसको आप बाद में किसी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, या पानी को हटा सकते हैं, या सॉल्वेंट को रिमूव कर सकते हैं किसी तरीके से, और आप प्योर मेटल वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, ओके।